तो हम लोग देख रहे थे आईपीसी, है ना। तो आईपीसी में आपके साथ डिस्कशन कर रहा था, तो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और स्टैट्यूटरी ऑफेंसेस के बारे में। ध्यान रखिएगा, बाकी सब चीजें तो अपनी जगह है, केस लॉज हैं वो हम डिस्कस करते रहेंगे। वी हैव डिस्कस्ड टू केसेस, प्राइमरली टू केसेस ऑफ इंग्लिश लॉ। तो दो केसेस जो इंग्लिश लॉ के हैं, वो दोनों केसेस ये थे कि on the one hand we found that in R versus Prince, and on the other hand there is R versus Tolson's case. Generally we found that strict liability means the statute itself has removed the element of mens rea. The result is what? The result is that now the prosecution has to prove only the actus reus of the accused. जो accused है उसका सिर्फ actus reus ही proof करना होगा prosecution को, and once the actus reus of the accused is proved, the element of mens rea is not required generally. If this is the case, अगर हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ actus reus साबित करना है और mens rea साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, and the person should be punished, rather the rule is person is punished. अगर ऐसा आप रूल बना देते हैं, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि असली दिक्कत ही यहीं पर है, यही लोगों को नहीं समझ में आता है। अगर रूल तुम ये बनाते हो कि स्टैट्यूटरी ऑफेंस का मतलब ये है कि एक्टस रियस ही साबित करना है, मेंस रिया साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, तो अगर तुम एक रूल बनाओगे तो फिर इस पे तो दोनों को फॉलो करना होगा ना। तो आर वर्सेस प्रिंस में सेक्शन 55 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट और टॉल्सन के केस में, तो दोनों ही केसेस में तो एक्टस रियस तो साबित हो चुका था। And if you are saying that mens rea is not needed to be proved, mens rea is, there is no question of mens rea, तो फिर भाई प्रिंस को अगर पनिश किया है तो टॉल्सन को भी पनिश किया जाना चाहिए। मिसेस टॉल्सन शुड आल्सो बी पनिश्ड बिकॉज एक्टस रियस इज प्रूव्ड इन हर केस आल्सो। अगर प्रोसिक्यूशन का काम सिर्फ इतना है कि एक्टस रियस ही साबित किया जाए और मेंस रिया साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, and the court has to decide on that very particular thing that actus reus is committed and the person is punished, अगर ऐसा कुछ है, if such is the case, then the result in both the cases should be same। लेकिन वो रिजल्ट तो सेम नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं साहब, इन केस ऑफ प्रिंस, प्रिंस तो पनिश किया जाएगा, और आपने सीधा इसका जवाब ये दिया कि द स्टैट्यूट हैज नॉट यूज्ड एनी word like knowingly or intentionally or etc which could had inferred the requirement of mens rea in that case, and hence you are punished only because you have committed an act। प्रोहिबिटेड एक्ट तुमने किया है तो तुम्हें पनिश किया जाएगा, खत्म हो गई बात। कोर्ट का ये व्यू है। लेकिन वहीं मिसेस टॉल्सन के केस में कोर्ट ने कहा कि नो नो नो, तो एक्ट में भी रॉन्ग, बट एक्चुअली जो एक्ट है वो प्रोहिबिटेड जरूर है, बट आपने कहा कि नहीं साहब, मिसेस टॉल्सन हैड नो रीजन टू बिलीव दैट हर हस्बैंड वाज अलाइव, शी वॉज हैविंग द बोनाफाइड बिलीव। साहब ये बोनाफाइड बिलीव की बात तो तब आती ना जब स्टैट्यूट कहता कि नोइंगली एंटर्ड इनटू सेकंड मैरिज। if the statute was saying that the person, any person who enters knowingly into second marriage while knowingly that knowing that her first husband is still alive, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। बस ये लिखा हुआ है कि स्पाउस के जिंदा रहते दूसरी शादी अगर करते हो तो पनिश हो जाओगे, यही तो लिखा है। तो प्रिंस के केस में अगर कोई चीज, आपने कहा कि प्रिंस के केस में सिर्फ एक्टस रेस साबित करनी है, तो फिर मेरा क्वेश्चन ये होगा कि आखिरकार टॉल्सन के ही केस में आपको मेंस रिया साबित करने की क्या जरूरत पड़ गई? अगर रूल एक है तो दोनों को एक ही रूल के हिसाब से चलना चाहिए, सेपरेट सेपरेट लॉज क्यों है? तो इसका जवाब क्या मिलता है हमको? डिफरेंसेस कहाँ हम देखते हैं, किस बेसिस पर? एक फैक्टर है जो हमने डिस्कस किया कि साहब इस बेसिस पर ऐसा लगता है कोर्ट ने डिफरेंशिएट किए हैं, और वो फैक्टर क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? हाँ, मैलम परसे एंड मैलम प्रोहिबिटो।
मैलम पर से एंड मैलम प्रोहिबिटो। आपने कहा साहब कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होगा वो मैलम पर से और मैलम प्रोहिबिटो का है। इफ द एक्ट इज मैलम पर से तो फिर वहां पर मेंसरिया नहीं देखेंगे। But if act is not malum per se, but it is merely a malum prohibito, then obviously we can go into the factor of mens rea। तो एक्चुअल में जानते हो क्या कर रही है कोर्ट? कोर्ट, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि तुम्हें यही समझना है और यहीं से सारा डिफरेंस शुरू होता है और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। देखो होता क्या है कि स्टैट्यूटरी ऑफेंस या लाइबिलिटी के केस में द थिंग इज, जो आपको सबसे बड़ा डिफरेंस बचना है वो स्टैट्यूटरी ऑफेंस के सेंस में ये समझना होगा कि जहां एक ऑर्डिनरी केस होता है क्रिमिनल लॉ में, तो वहां आप जानते हैं कि उस क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि एंटायर बर्डन इज ऑन प्रोसिक्यूशन। देखो ध्यान से अब सुनो, क्योंकि अब इसको मैं बाद में फिर नहीं बताऊंगा। जनरली हो क्या रहा है कि हमने कहा कि क्रिमिनल लॉ में, तो क्रिमिनल लॉ में हमने एक देखा कि बेसिक प्रिंसिपल है, और वो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वो बेसिक प्रिंसिपल ये है, वो बेसिक प्रिंसिपल है कि ऑफेंस रिक्वायर्स टू थिंग्स, एक्टस रियस प्लस मेंसरिया। एक्टस रियस की भी जरूरत है और मेंसरिया की भी जरूरत है, तो ही ऑफेंस कंप्लीट होंगे। फिर आपने कहा कि लेकिन एक होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ओनली, अच्छा एक बात और मुझे बताइएगा, ये ऑफेंस में जो एक्टस रियस है वो साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ध्यान रखिए, प्रोसिक्यूशन की। मेंसरिया भी कौन साबित करेगा? प्रोसिक्यूशन। दोनों ही काम प्रोसिक्यूशन साबित करता है। बट द थिंग इज व्हाट, टू प्रूव एक्टस रियस यानी कि फिजिकल एक्ट इज क्वाइट इजी। मैंने गोली चलाई ये बात साबित करना आसान है आपके लिए। मैंने गोली चलाई ये बात साबित करना आपके लिए आसान है। यू कैन फाइंड इट आउट, क्योंकि फिजिकल प्रूफ मिलेंगे ना तुम्हें, एक्सटर्नल प्रूफ मिलेंगे। सीसीटीवी फुटेज हो सकता है, फिंगरप्रिंट हो सकती है, सर्टेन एविडेंसेस, आई विटनेसेस हो सकते हैं, ये सारी चीजें मिल सकती हैं। एक्टस रेस साबित करना थोड़ा आसान है। बट सो फार एज दिस मेंसरिया इज कंसर्न, अब इस मेंसरिया को साबित करना ये सबसे मुश्किल काम होता है। व्हाट इज हैपनिंग इन माई माइंड यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप नहीं जानते हैं। तो मेंसरिया साबित करना थोड़ा मुश्किल काम है, ज्यादा मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल को की वजह से होता क्या है, जैसे कई बार जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस का मतलब होता है ऐसे ऑफेंसेस, दोज ऑफेंसेस विच आर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। बाद में भी हम देखेंगे इंग्लिश लॉ के अप्रोच। ऐसे ऑफेंसेस जो कि सोशियो इकोनॉमिक, विच आर इम्पैक्टिंग द सोसाइटी टू ए लार्ज एक्सटेंट, सोसाइटी को बहुत बड़े स्तर तक वो इम्पैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ड्रग डीलिंग का केस हो, चाइल्ड स्टीलिंग का केस हो, these are the acts which are of such a serious nature that society will suffer, entire society will suffer if there is no strict provision। तो ऐसे केसेस में ऐसे केसेस में लेजिस्लेचर ये चाहती है कि जो बर्डन है ना एक्टस रियस और मेंसरिया का, तो ये मेंसरिया का बर्डन कम कर दिया जाए और ज्यादा पनिशमेंट का रेट बढ़ जाए, लोगों को ज्यादा पनिशमेंट मिल सके। जब मेंसरिया साबित नहीं करना होगा, तो जैसे एक जनरल ऑफेंस से और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में, तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में काम किसका आसान होगा बताओ? प्रोसिक्यूशन का कि डिफेंस का? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आसानी किसके लिए है? प्रोसिक्यूशन का। बिकॉज प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव ओनली एक्टस रियस, मेंसरिया इज नॉट नीडेड टू बी प्रूव्ड। मेंसरिया तो साबित करने की जरूरत ही नहीं रही। तो अगर सिर्फ एक्टस रियस साबित करना है तो प्रोसिक्यूशन साबित कर देगा और मेंसरिया से बात खत्म हो गई, मेंसरिया हम साबित ही नहीं करेंगे।
तो प्रोसिक्यूशन का बर्डन तो आसान हो गया। लेकिन कोर्ट का अप्रोच ऐसा नहीं है हर केस में। कोर्ट सबसे पहले कहती है कि देखो, द बर्डन ऑफ प्रूविंग द एक्टस रेस इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट कहेगी पहले तुम एक्टस रेस साबित करो, तो साबित कर दिया। जैसे प्रिंस के केस में भी साबित किया और टॉल्सन के केस में भी साबित किया कि हाँ भाई, बच्चे को लड़की को ले गए थे, उसमें इन्होंने दूसरी शादी की, एक्टस रेस साबित हो गया ना। अब रुक जाओ। नाउ द कोर्ट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू द डिफेंस। जानते हो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट अपॉर्चुनिटी देती है डिफेंस को और कहती है तुम साबित करो कि यू हैव नो मेंसरिया, यू हैव नो मेंसरिया। अब डिफेंस अपने नॉन मेंसरिया को, विदाउट ही एक्टेड विदाउट मेंसरिया, विदाउट गिल्टी माइंड, ये साबित कौन करेगा? एक्यूज्ड। रुक जाओ, एक्यूज ने साबित कर दिया कि अब मेरे पास जो मेरा गिल्टी माइंड था वो नहीं था। अभी रुको, एक्यूज जब ये साबित कर देगा तो फिर अब नेक्स्ट स्टेप आएगा। अब कोर्ट देखेगी, ध्यान समझो, कि इस एब्सेंस ऑफ मेंसरिया में, जिसे तुम बोनाफाइडी बिलीफ भी कह सकते हो, क्या इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। अगर कोर्ट ने देखा कि भले ही बिलीफ रीजनेबली ये है कि बोनाफाइडी हो सकती है, लेकिन अगर एक्ट आपका ऐसा है कि सोसाइटी पर इम्पैक्ट उसका बड़ा सीवियर है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही सीवियर है, तो डेफिनेटली कोर्ट क्या करेगी? जनरल रूल यही लगाएगी, नो नीड ऑफ मेंसरिया, एक्ट एस पे ही आपको साबित करके पनिश कर देगी। लेकिन अगर आपका एक्ट ऐसा है जो कि मैलम पर्सन नहीं है, तो कोर्ट वहां पर आपके एब्सेंस ऑफ मेंसरिया को बेनिफिट दे सकती है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ये हिस्सा समझना बहुत जरूरी है, जो कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ें तो भी आपको नहीं समझ। आपको ये समझना होगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का एक्चुअल में इम्पैक्ट क्या है और उसको बनाया क्यों गया। Generally, what happens that in every traditional crime, the prosecution has to prove actus as well as mental element. The to prove the mental element, it is the biggest hurdle. ये ज्यादा मुश्किल है. It is much more difficult to prove the mens rea. And there are certain offences which are affecting the socio-economic fabric of the country, of the society. So these offences must be checked, and the persons who are involved in those offences, they must be punished quickly with स्मूथ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो स्मूथ क्रिमिनल प्रोसीजर करने के लिए क्या हुआ कि लेजिस्लेचर ने क्या करना शुरू किया? दे स्टार्टेड टू रिमूव द एलिमेंट ऑफ मेंसरिया, रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया फ्रॉम दोस ऑफेंसेस। वो मेंसरिया के पॉइंट पर दे स्टार्टेड टू कीप मम। वो उन्होंने मेंसरिया का एलिमेंट लिखा ही नहीं। तो लिखा ही नहीं तो क्या साबित करना है कि नहीं करना है, इस पर भी क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पर कोर्ट का अपना इंटरप्रिटेशन शुरू होता है, जिसको रिफ्लेक्ट हम जिसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं आर वर्सेस प्रिंस और आर वर्सेस टॉल्सन के केस में, कि लेजिस्लेचर ने तो छोड़ दिया कि मेंसरिया का एलिमेंट हम लिखेंगे नहीं। नाउ इट इज अप टू द कोर्ट दैट वेदर द कोर्ट वांट्स टू गिव द बेनिफिट टू द अक्यूज्ड और नॉट। तो कोर्ट ये देखती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द अक्यूज्ड हैज टू प्रूव दैट देयर वाज एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। ठीक है, अक्यूज्ड ने प्रूव कर दिया कि देयर वाज एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, बट merely proving the absence of mensaria is not sufficient. The courts will now find out what is the impact on the society of this act, this particular act. If the act is malum per se, then obviously the court is not going to help the accused. तब accused की help नहीं होगी. And the simple procedure is that merely actus reus is sufficient. No need of proving the mens rea. Mens rea तुम्हारी बात ही नहीं सुनेंगे. But if the act is not malum per se, then the court may give the benefit of bona fide belief, absence of mens rea to accused. ये यहां तक की सिचुएशन है और ये सबको क्लियर होना चाहिए। अब बताएं, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन, कोई चीज ऐसी है जो ना समझ में आई हो? कोई और है जिसे समझ में आया, नहीं समझ में आया? हर्ष, पीयूष, श्वेता?
अच्छा, तो चलिए। हर्ष बोल क्यों नहीं रहे भाई? श्वेता क्या हो गया तुम? तो आइए जरा देखते हैं हम लोग। लिखिए, आप कुछ कुछ चीजें प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, लिखिए, नोट करके लिखिएगा आप इसमें। नोट करके लिखिए अदर इंग्लिश केसेस, अदर इंपॉर्टेंट इंग्लिश केसेस ऑन मेंसरिया, ऐसे लिख लीजिए, अदर इंपॉर्टेंट इंग्लिश केसेस ऑन मेंसरिया। अदर इंपॉर्टेंट केसेस ऑन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी अंडर इंग्लिश लॉ। लिखिए जरा इसमें, लिखिए इसमें। इन आर वर्सेस वुड्रो, इन आर वर्सेस वुड्रो, आर वर्सेस वुड्रो, देखिए आर वर्सेस वुड्रो, लिखिए इट वाज द फर्स्ट केस, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, इट वाज द फर्स्ट केस इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया वाज डाइल्यूटेड। कब का केस है? 1846 का केस है, 1846 का है, एक्सचेकर कोर्ट का है, 1846 का है। इसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला केस लिखा है इसलिए ईयर बता दे रहा हूं। इट वाज द फर्स्ट केस इन विच, इट वाज द फर्स्ट केस इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया वाज डाइल्यूटेड बाय द कोर्ट्स। पहली बार जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो कंसेप्ट है जिसका यूज किया गया वो इसी केस में किया गया था। किसमें? आर वर्सेस वुड्रो में। हुआ क्या था? फैक्ट देख लीजिए जल्दी से। मैन वॉज इन द, इन दिस केस मैन वॉज इन द पोजेशन ऑफ एडल्टरेटेड टोबैको, एडल्टरेटेड टोबैको, ADULTERATED, एडल्टरेटेड टोबैको। मतलब उस जमाने का केस है 850 में, 1850 में, जब तंबाकू में एडल्टरेटेड टोबैको था। एडल्टरेटेड टोबैको का मतलब इट वाज फाउंड दैट tobacco was consisting certain insects, but the thing was insects were so tiny that they were not able to be found out by the naked eyes, आंखों से दिखाई नहीं देने वाले थे। But when the tobacco was examined in the lab, so they found that it was adulterated. तो इनका ये कहना था कि साहब आई डू नॉट पोजेस दोज मशीन्स विच यू हैव, मुझे नहीं मालूम था कि ये टोबैको अडल्ट्रेटेड हो गया है। कोर्ट ने कहा, यानी कि उसका क्या कहना था? मुझे नहीं मालूम है, इसका मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। कोर्ट ने क्या कहा कि इन दिस पर्टिकुलर स्टैट्यूट द वर्ड नॉलेज इज नॉट देयर। नॉलेज जरूरी नहीं है, तुम जानते थे कि नहीं जानते, तो whosoever is selling the adulterated tobacco is punished, खत्म। तुम्हारा कहना तुम जानते नहीं थे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि स्टैट्यूट में कहीं लिखा ही नहीं था कि नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है विच इज द फर्स्ट केस इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया वाज डाइल्यूटेड, तो यही पहला केस था आर वर्सेस वुड्रो, जिसमें कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का यूज किया गया और पहली बार मेंसरिया के एलिमेंट को डाइल्यूट कर दिया गया। कहा गया कि जब नॉलेज लिखा ही नहीं है तो हम नॉलेज को क्यों जोड़ें। लिख पाए आप लोग कि नहीं लिख पाए? लिखे आप लोग। फैक्ट इज वेरी इजी। मैन वाज prosecuted for having adulterated tobacco in his possession। हाँ,
He claimed the defense of absence of mens rea means absence of knowledge. The court held that legislature has not added the element of mens rea, and if that element is added, there will be injurious effect on the society. If the element of mens rea is added, there shall be injurious impact on the society. कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा देखो भाई, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि मेंसरिया का एलिमेंट है ही नहीं, और अगर हम अपनी तरफ से जोड़ देंगे तो सोसाइटी पर इंपैक्ट क्या होगा, बड़ा खतरनाक होगा। तो ये इट वाज द फर्स्ट केस इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरिया वाज डाइल्यूटेड। सबको क्लियर हुआ? अच्छा जी साहब, इसी तरीके से एक और केस आया, क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक का केस। क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक, क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक का केस लिख दे रहा हूं। क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक, क्यूंडाई वर्सेस लीकॉक। क्यूंडाई वर्सेस लीकॉक। हियर इन दिस केस ध्यान रखना कि जो प्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको अंडरलाइन जरूर कर लेना। जैसे ये कई बार पूछा जा चुका था कि विच वाज द फर्स्ट केस इन विच द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंसरी वाज डाइल्यूटेड, उसको अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो उसका जवाब क्या हो जाएगा? आर वर्सेस वुड्रो। क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक, इसमें लिखो, फैक्ट्स में लिखो, द पर्सन वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 13 of licensing act. The person was prosecuted under section 13 of licensing act. लाइसेंसिंग एक्ट में सेक्शन 13 में इसको पनिश किया गया। किसको? क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक को, सॉरी क्यूंडाई वर्सेस लिकॉक कह रहे हैं, एक्यूज्ड को सेक्शन 13 में प्रोसिक्यूट किया गया लाइसेंसिंग एक्ट में। ये एक्ट कहता क्या था? ये कहता है कि एनीवन हु इज कीपिंग हु इज कीपर ऑफ licensed premise, anyone who is keeper of licensed premise, anyone who is keeper of a licensed premise shall not sell the liquor to a drunken person, shall not sell the liquor to a drunken person, shall not sell the liquor to a drunken person। ये बड़ा सीधा सा एक केस था जिसमें ये लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूट क्या किया गया, एक लाइसेंसिंग ओनर, जैसे कि शराब का ठेका समझते हो वही है, तो ठेका मिल गया, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन लगी हुई। कंडीशन क्या लगी हुई थी कि भाई अगर तुम किसी शराबी को जो पहले से पी करके आया उसे तुम अगर और पिला दोगे तो ये ऑफेंस माना जाएगा। इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का आरोप यही था कि इनके यहाँ एक शराबी गया और इन्होंने उसको शराब दे दी। तो इनका जो जवाब था, इनका जो आर्गुमेंट था वो ये था कि साहब, यस ही वाज ड्रंक बट वी हैड नो मीन्स टू फाइंड आउट ही वाज ड्रंक। हमारे पास कोई तरीका नहीं था कि हम उसको पता करते कि वो शराब पी करके आया हुआ है, बिकॉज हिज डेमिनर वाज क्वाइट काम, एकदम शांति से आया, बैठ गया, कहा शराब दे दो, दे दिया हमने। हमको क्या पता, अगर शराबी होता थोड़ा लड़खड़ाता। तो हमें तो पता ही नहीं था ना। अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट, आर्गुमेंट इज व्हाट, वी डू नॉट हैड द नॉलेज।
हमें नॉलेज नहीं थी। अगेन इट इज द एब्सेंस ऑफ मेंसरिया विच वाज क्लेम्ड, एब्सेंस ऑफ मेंसरिया क्लेम कर रहे हैं। अगेन कोर्ट सेड नो, सेक्शन 13 लाइसेंसिंग एक्ट डज नॉट टॉक अबाउट द एलिमेंट ऑफ मेंसरिया। वो सिर्फ इतना कहता है, whosoever being a keeper of licensed premise and sells a person liquor who is already drunk shall be punished। इसमें कहीं नॉलेज शब्द आया ही नहीं है। नोइंगली या इंटेंशनली शब्द नहीं आया है ना। एंड कोर्ट यूज द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डॉक्ट्रिन एंड पनिश्ड हिम। कोर्ट ने पनिश कर दिया इवन विदाउट हैविंग द नॉलेज और इंटेंशन। कुछ नहीं था, ना इंटेंशन नॉलेज कुछ भी नहीं था, तब भी पनिश कर दिया। समझ में आ रहा है क्योंकि नहीं आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? यहां तक हुआ? लिख पाए आप लोग? ये बताओ यार कि मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? हर्ष, पीयूष या क्या नाम है इसका, श्वेता, बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ? ठीक है। तो इसी तरीके से अब थोड़ा सा इसके देखिए, दो केसेस आपने देखे ना जहां पर कि मेंसरिया नहीं होने पर भी पनिश कर दिया गया। लेकिन अब इसके ठीक उल्टा भी देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है शिराज वर्सेस डे रुडजन का। शिराज वर्सेस डे रुडजन, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट, लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। शिराज वर्सेस डे रुडजन, मैं लिख दे रहा हूं। शिराज वर्सेस डे रुडजन। शिराज वर्सेस डी रुडजन, ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सिमिलर फैक्ट्स हैं, जैसे कुंडी वर्सेस लिकॉक का था, ऐसा ही केस का फैक्ट इसके भी हैं, पर कोर्ट का ओपिनियन बदल गया, कोर्ट का व्यू बदल गया। पहले इसके फैक्ट्स को समझ लेते हैं। एक्चुअली देयर वाज अ लिकर शॉप, licensed liquor shop, which was just near to a police station. Police officials, whenever they were off duty, they used to visit the bar and booze themselves. But there was a restriction on the police officer as well as on the bar. Any person who is on the duty, any person who is on the duty, any police officer who is on duty, who was on duty, he was not allowed to have a liquor at the time of duty। शराब उस समय नहीं पी सकते हैं जब तक कि वो ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी पर शराब पी लेंगे, लेकिन नाचने गाने ना, वो हर जगह का सीन है। तो ये था कि जब तक ड्यूटी पे रहेंगे तब तक मत पिलाना। जनरली व्हाट वाज हैपनिंग दैट मोस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर दे यूज्ड टू विजिट आफ्टर देयर ड्यूटी। हमेशा ड्यूटी खत्म होने के बाद जाते थे और पी लेते थे। बट हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ पुलिस ऑफिसर इज ऑन ड्यूटी और नॉट? ये पता कैसे चलेगा? द पुलिस ऑफिसर यूज्ड टू वियर अ आर्म बैंड। एक आर्मलेट हुआ करता था हाथ में, जैसे वो जो बिल्ला नहीं होता है, जैसे जब चले जाओगे, कुली टाइप का बिल्ला, याद है आपको अमिताभ बच्चन साहब का 786 वाला बिल्ला, कुली वाला आर्म बैंड। तो वो उनको अगर वो पहने रहते थे, इट मींस दे वर ऑन ड्यूटी, एंड इफ दे हैव रिमूव्ड इट, इट मींस दे वर ऑफ द ड्यूटी। चलिए फाइन, ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर केम टू द शॉप while he was not wearing his armband, asked for the liquor, liquor मांगा। The bar owner's daughter was there,
She did not ask whether the police officer was on duty or not. She simply gave the liquor. Later on, it was found that police officer was actually on the duty. He deliberately removed his armband. बाद में पता चला कि वो तो साहब ऑन ड्यूटी था और जानबूझ करके अपने आर्मबैंड को हटा दिया ताकि शराब मिल जाए. Now the license owner was prosecuted along with his daughter. उसका कहना था साहब हमें क्या पता था, हमने तो यही समझा था ना, he is he has not carrying his armband, तो it means what, he is off duty. तो हमने तो बोनाफाइडी बिलीफ में इसको शराब दी थी. Trial court convicted and rejected this argument and said that you should had asked him. पूछ तो लेते, सिर्फ आर्म बैंड देके तो तुम तो लापरवाह हो, और स्टैट्यूट में लिखा भी नहीं है कि रिक्वायरमेंट हो मेंसरिया की, तो स्टैट्यूट में रिक्वायरमेंट भी नहीं हो, तुम लापरवाह भी हो, ये क्या खत्म कर दिया. मैटर रीच्ड बिफोर द अपीलेट कोर्ट. तो अपीलेट कोर्ट ने कहा कि पहली बात तो अपीलेट कोर्ट ने कहा कि देखिए मेंसरिया इज इनहेरेंट. यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो आर्गुमेंट है कोर्ट का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. कोर्ट ने कहा कि मेंसरिया इज इनहेरेंट इन एवरी स्टैट्यूट अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्जेम्प्टेड इट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑफेंस. कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है साहब कि हर एक केस में जनरल रूल जो ऑफेंस का है कि एक्टस रियस प्लस मेंसरिया का जो रूल है वो हर ऑफेंस में लागू होगा, चाहे वहां पर मेंसरिया का एलिमेंट हो या नहीं हो. स्टैट्यूट में सिर्फ इस बेसिस पर कि नॉलेज वर्ड नहीं लिखा है, इंटेंशन वर्ड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसिक्यूशन का बर्डन खत्म हो जाए. प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा और मेंसरिया की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी. ये पूरा पूरा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की केस को इन्होंने चैलेंज कर दिया ना एक तरीके से. इन्होंने कहा कि नहीं साहब ये मेंसरिया का एलिमेंट तो बना रहेगा, हटाने के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना ही पड़ेगा कि मेंसरिया का पार्ट था. और कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को ओवररूल कर दिया. वाई? कोर्ट ने कहा कि सब ही वॉज नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन, ही वॉज अ पुलिस ऑफिसर. आप पुलिस ऑफिसर से पूछ सकते हैं क्या? मैंने देखा पुलिस ऑफिसर को, तो वो मेरे एक रिलेटिव थे, वो कहीं भी ऑटो या किसी भी चीज में बैठते थे तो जब वर्दी में रहते थे तो सिर्फ वो बैठ जाते थे. ना पुलिस वाला, वो ऑटो वाला पूछता था कहाँ जाना है, ना वो बताते थे. जहां उनको रुकना होता तो रोक दो, वो उतर जाते थे. ऑटो वाले की हिम्मत कभी नहीं पड़ी कि वो पैसा मांगता बेचारा. उतरते थे, उसके उसके पीठ पर एक बढ़िया सा शाबाशी देते थे, शाबाश शाबाश, जाओ जाओ जाओ, बहुत बढ़िया, ऐसे बोल के निकल जाते थे. वो तुमसे शाबाशी लेने के लिए ऑटो चला रहा है या तुम उसकी ड्राइविंग टेस्ट लेने बैठे? तुमको तो पैसा देना था ना. पर वो बेचारा मांग नहीं पाता था, क्योंकि मालूम था पैसा मांगेंगे तो पैसा तो नहीं मिलेगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे. तो खैर, तो कोर्ट ने कहा कि यू शुड हैव कंसीडर दिस फैक्ट ऑल्सो. अच्छा मान लीजिए अगर उसे बताना ही होता कि ही इज ऑन ड्यूटी, तो व्हाई ही हैड रिमूव्ड हिज आर्म बैंड? बताना ही था तो रिमूव क्या करता. और तुमने पनिश कर दिया इसको, बार जो लाइसेंस ओनर है. और कोर्ट ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं कोर्ट ने इसको छोड़ दिया, कोर्ट का वो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है कि मेंसरिया इज इनहेरेंट इन एवरी स्टैट्यूट unless the statute has expressly exempted it from the requirement of offense. मेंसरिया हर एक स्टैट्यूट में लिखा हो न लिखा हो माना जाएगा कि साबित करना होगा, जब तक कि स्टैट्यूट को, अगर यही है ना, स्टैट्यूट को यही है कि मेंसरिया न साबित करना पड़े, तो लिख दे स्टैट्यूट की इन दिस केस मेंसरिया नीड नॉट टू बी प्रूव. इंटेंशन या नॉलेज का कोई मतलब नहीं रहेगा. ये लिख दे तो हम मान लेंगे, अगर नहीं लिखा है तो हम ये मान के चलेंगे कि मेंसरिया और एक्टस रियस दोनों ही साबित करने होंगे. This observation of the court was in the year of 1895. 1895 का ऑब्जर्वेशन था.
और बाद में 1946 में ब्रेंड वर्सेस वुड के केस में इसी ऑब्जर्वेशन को दोबारा से अपहेल्ड किया गया। और यही ब्रेंड वर्सेस वुड के केस को कहा जाता है रिवाइवल ऑफ मेंसरिया का केस। क्या कहा जाता है? रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि रिवाइवल ऑफ मेंसरिया किस केस में था, तो ब्रेंड वर्सेस वुड के केस में। लिख लीजिएगा, लेटर ऑन इन ब्रेंड वर्सेस वुड, लिख देता हूं मैं, पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं, तेज तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ, इन ब्रेंड वर्सेस वुड, सबसे पहले तो ये समझिए ब्रेंड वर्सेस वुड किस बात के लिए जाना जाता है? इट इज द केस नोन फॉर रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। रिवाइवल ऑफ मेंसरिया डॉक्ट्रिन, ये रिवाइवल ऑफ मेंसरिया के लिए जाना जाता है। ब्रेंड वर्सेस वुड इज नोन फॉर रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। आपसे कई बार पूछा गया है। शिराज वर्सेस डेरुडजन के केस को यहाँ पर मतलब उसी उसी रेशियो को रेफर किया गया है। शिराज वर्सेस डेरुडजन में जिस प्रिंसिपल की बात की गई थी, सेम वही ब्रेंड वर्सेस वुड के केस में। क्या कहा गया कि मेंसरिया इज इनहेरेंट in the statute unless it is expressly exempted, unless it is expressly exempted from the requirement of offense, unless it is expressly exempted from the requirement of offense। किसमें कहा गया था? शिराज वर्सेस डे रोडजन के केस। बाद में इसी को ब्रेंड वर्सेस वुड के केस में भी कहा गया कि मेंसरिया इज इनहेरेंट and to prove the guilt mensaria has to be proved along with actus reus। किसमें? ब्रेंड वर्सेस वुड। इसी को क्या कहते हैं? रिवाइवल ऑफ मेंसरिया का केस भी कहा जाता है, क्योंकि मेंसरिया दोबारा से रिवाइव हो गई ना। जो मेंसरिया की डॉक्ट्रिन एकदम खत्म कर दी थी प्रिंस की केस में, वो रिवाइव होती गई धीरे धीरे। पर कोर्ट्स का अप्रोच वही है कि अगर स्टैट्यूट में नहीं लिखा है तो कोर्ट क्या कहेगी कि ठीक है हम नहीं मानेंगे, चलो पहले प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन साबित करे एक्टस केस का, फिर वो कहेगी कि डिफेंस से कहेगी अब चलो तुम साबित करो कि एब्सेंस ऑफ मेंसरिया था, तो साबित कर दो। फिर कोर्ट कहेगी अच्छा फिर इसका इफेक्ट क्या था। समझ में आ रही बात ना? यही प्रोसेस है और कुछ नहीं। अगला एक केस और लिखिए। अगेन इन केस ऑफ नेक्स्ट केस ब्रेंड हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन, हॉब्स HOBBS, हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन, विंचेस्टर कॉर्पोरेशन, विंचेस्टर कॉर्पोरेशंस। Here the butcher was convicted for selling stale meat, STALE, स्टेल का मतलब तो बासी। एक बुचर था जिसका काम था कि मीट वीट काट के बेचना, तो ही वॉज पनिश्ड फॉर सेलिंग स्टेल मीट even though even though he claimed that he did not know the meat had already been uh, even though he claimed that he did not know the meal is injurious for health, even though he did not क्या मैंने बोला मैं भूल गया, even though he claimed that he did not know the meat is injurious for health। तो कोर्ट ने किसका यूज किया? स्टैट्यूटरी ऑफेंस का। और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि योर पेरिल इज, इफ वी कंसीडर योर पेरिल we have to ignore the peril of society and your peril must be subordinate to the peril of society। जहां एक तरफ सोसाइटी के
के जो वेलफेयर की बात होगी, सोसाइटी की हेल्थ की बात होगी, वहां आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सोसाइटी सुपीरियर है, पहली बात तो ये। चलिए, तो इस तरीके से हो गया। तुम लोग कुछ लिख फिक रहे हो ना थोड़ा बहुत, बैठे मत रहना। फिर इसी तरीके से और देखो, अगेन कोर्ट इन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस टार्क वेन, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस टार्क वेन। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी वर्सेस स्टार्क वेन। इसमें क्या हुआ, अगेन द कोर्ट punished the, क्या नाम था उसका, punished the seller of a medicine, seller of a medicine seller of a medicine for selling selling a medicine, selling a medicine, selling a medicine to a person selling the medicine to a person without getting a proper prescription, without getting proper prescription from a registered medical practitioner, from a registered medical practitioner। even though, full stop देखिए, अगले पैरा से लिखना, even though it was proved that the purchaser had the purchaser had purchaser had shown the fabricated documents, fabricated documents fabricated documents and fake signature of registered medical practitioner। Of registered medical practitioner। But the court refused to add the element of mens rea। But the court refused to
at the element of menstruation, which was not given by legislature, which was not given by legislature. Full stop. चलो देखो इसमें हुआ क्या था, कुछ है नहीं। एक्चुअली ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सिर्फ इसमें इतना लिख देना है कि जो इंग्लिश कोर्ट्स हैं दे हैव यूज्ड द एलिमेंट ऑफ द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इन केसेस ऑफ जो मेडिकल के केसेस हैं उनमें भी यूज किया गया है, क्योंकि ये सोसाइटी के हेल्थ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। होता क्या है कि वहां पर ब्रिटेन में अलग अलग तरीके की मेडिसिन है, उनका जो जो उनका सिस्टम था वो ग्रेड्स उन्होंने बना के रखे थे। जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कि जनरल सेल है, विदाउट सुपरविजन हो सकता है। जैसे कि आप कोई दवा लेने जाते हैं, अगर आप नींद की दवा लेने जाएंगे तो वो आपसे कहेगा कि पर्चा दिखाओ कहाँ पर है, नींद की दवा क्यों लेने जा रहे हो। वहीं अगर क्रोसिन मांगेंगे तो दे देगा आपको, क्योंकि क्रोसिन का इतना सीरियस इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर नींद की दवा कहोगे कि ऐसा करो कि हमको 10 पैकेट नींद की दवा दे दो, वो कहेगा दिखाओ पर्चा दिखाओ, कहाँ लिखा है डॉक्टर ने, प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ। क्यों? बिकॉज दे नो दैट इट कैन बी यूज फॉर अदर पर्पज। तो ऐसी ही एक मेडिसिन थी जिसमें कि ये था कि प्रेस्क्राइब्ड, जब तक आपको सुपरविजन क्या कहते हैं, जो जब तक सुपरविजन किसी डॉक्टर सुपरविजन में इसको नोट डाउन नहीं किया जाएगा वो दवा आपको नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेगी। यहां पर क्या किया, जो परचेजर था उसने फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया कि एक डॉक्टर था, उसका सिग्नेचर इसने क्या किया, फेक डॉक्यूमेंट के जरिए उसका सिग्नेचर कॉपी कर लिया, और कॉपी करके यहाँ ले आके डॉक्टर इसको जो लाइसेंस होल्डर था मेडिसिन का उसको दिखा दिया और दवा उससे परचेज कर ली। बाद में प्रोसिक्यूट किया गया लाइसेंस होल्डर को कि भाई तुमने ये दवा क्यों दे दी। उसने कहा साहब उसने मुझे प्रेस्क्रिप्शन दिखाई थी। बाद में पता चला कि प्रेस्क्रिप्शन तो फ्रॉड थी, फेक थी। तो उसने कहा पर हमने तो बिलीव किया था कि सच है। कोर्ट ने कहा नहीं, तुम्हारे बिलीफ के बारे में यहां पर बात नहीं है। इस पूरे सेक्शन में कहीं भी नॉलेज वर्ड यूज नहीं हुआ, तो हम तुम्हें उस नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड का यू बेनिफिट नहीं देंगे। समझ में आ गई बात? इज इट क्लियर? तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का और कहां यूज कर रही है कोर्ट्स? कोर्ट्स करती हैं जहां पर कि सोसाइटी का, जहां पर सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ज्यादा कंसिडरेशन में होंगे ना, वहां पर होगा। क्या हुआ शिवम, कुछ पूछ रहे हो क्या तुम, या कुछ बताना चाहते हो? क्या हो गया? अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं। इस तरीके की सिचुएशन समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोगों को? क्लियर हो रहा है ना? इंग्लिश लॉ में किस तरीके से चीजें की गई हैं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कहां कहां यूज हुआ है। एक इसी तरीके से एक इंटरेस्टिंग केस था वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर। वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर। वार्नर वर्सेस पुलिस कमिश्नर। वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर। ये सब आपको नहीं लिखना, एक आध, जैसे ये दो तो ऊपर वाले तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट थे वो लिख देना है, एक आध दो और कोई लिख लेना है। वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर। मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर, ये एक इंटरेस्टिंग केस है। व्हाट हैपेंड हियर, accused was working in a coffee shop as a part time employee। क्या होता था, कॉफी शॉप में था। कौन? accused। वो किस बात के लिए? पार्ट टाइम एम्प्लॉय था, पार्ट टाइमर था, उससे कुछ पैसा वैसा कमाता था। in meantime he was also involved in distribution of certain perfume bottles। वो कुछ परफ्यूम की बॉटल्स भी बेचा वचा करता था इसी बीच में।
जैसे बीच में छुट्टी हो जाए तो परफ्यूम की बॉटल्स भी बेच लेता था, अलग अलग कंपनीज की, इत्र जिसको कहते हैं। ऐसे ब्रिटेन वगैरह में जाओगे तो बहुत सारे इंडियंस ऐसा करते तुमको मिल जाएंगे, क्योंकि पैसा इतना होता नहीं, तो अब वहां की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं रह गई है, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो वो अपने लिए ही परेशान है। तो हुआ क्या कि वो कैफे में काम करता था और बीच में ही पार्ट टाइम जॉब भी करता था। इन मीन टाइम द पुलिस गॉट द इंफॉर्मेशन दैट there is a gang involved in some sort of क्या कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं जो ड्रग वगैरह है, इलीगल ड्रग स्मगलिंग में। तो इलीगल ड्रग स्मगलिंग में कुछ एक गैंग इन्वॉल्व है, तो उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि समवन इज ट्राइंग टू सेल इट। इन मीन टाइम अभी ये इंफॉर्मेशन मिली थी और वो खोज रहे थे, तब तक इधर इनके ऑफिस में आफ्टर लंच ही गॉट अ पैकेट, ये पैकेट है और परफ्यूम का, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये लेके चल दिए पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अभी जा ही रहते, इन मीन टाइम पुलिस एक्चुअली अप्रहेंडेड हिम, पुलिस ने रोक दिया, कहा दिखाओ क्या है। इन्होंने कहा साहब परफ्यूम आपको लगाना है, उन्होंने कहा दिखाओ तो बताएं। दे फाउंड दैट upper layer was full of perfume but the lower level was full of एम्फेमाइन टैबलेट्स, टैबलेट ऑफ ड्रग है, मुझे नहीं मालूम काहे के लिए यूज करते हैं, कुछ खा पा के अपना मस्त हो जाते होंगे, समझ रहे हैं। ड्रग का ही सीन है, जैसे उसमें चांद तारा दिखने लगता है, मैंने सुना है। एम्फेमाइन टैबलेट जो थी उसकी पूरी लिस्ट थी, और वो एक्चुअली प्रोहिबिटेड ड्रग है ब्रिटेन में। ही सिंपली सेड दैट आई ऑलवेज सोल्ड द क्या कहते हैं उसको, परफ्यूम। आई डू नॉट नो हाउ दिस दीज पैकेट्स केम इनटू दिस कंसाइनमेंट। हमें तो जो है, हम तो अरब का परफ्यूम बेचा करते थे, बहुत मजा आता था, ये नई चीज कहां से आ गई हमको नहीं पता है। कोर्ट ने कहा पता हो चाहे नहीं पता हो, सेक्शन में कहीं नॉलेज लिखा ही नहीं। तो जनरली कोर्ट्स इन इंग्लैंड वेर वेरी टफ, वेरी स्ट्रिक्ट so far as regards the matters of pharmaceutical and illegal drug और फार्मास्यूटिकल्स से रिलेटेड जितने भी ये जो क्या कहेंगे उसको, वर्ड नहीं याद आ रहा है मुझे। जैसे हम क्या करते हैं, हम नेग्लिजेंस, फार्मास्यूटिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड और इलीगल ड्रग्स स्मगलिंग में इंग्लिश कोर्ट्स आर वेरी वेरी टफ। तो लिखा नहीं रहा हूँ, लिखाने की जरूरत है क्या, सिर्फ आप केसेस के नाम नोट करते चले जाइए, ब्रीफ में बस लिख लीजिएगा कि द कोर्ट यूज द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डॉक्ट्रिन फॉर against the person who was involved in illegal drug trafficking। इलीगल ड्रग के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डॉक्ट्रिन का यूज किया गया। और आर्गुमेंट क्या था, आई डू नॉट नो, कोर्ट सेड दैट नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। इसी तरीके से कोर्ट ने इस तरीके की और भी यूज किए हैं, और कुछ केसेस हैं, जैसे कि केसेस का मतलब मैं नेचर की बात बता रहा हूँ, और कहाँ कोर्ट्स ने यूज किया है या लेजिस्लेचर ने कहाँ यूज किया है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के डॉक्ट्रिन को। पोल्यूशन, पोल्यूशन के मामले में भी पनिशमेंट मिलनी ही मिलनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ नॉलेज इज नॉट अ एक्सक्यूज। तो जैसे अल्फा सेल लिमिटेड वर्सेस वुडवर का एक केस था, अल्फा सेल लिमिटेड वर्सेस वुडवर का केस था, अल्फा सेल लिमिटेड वर्सेस वुडवर का केस। Here in this case what happened, a company was involved in the selling of money, क्या कहते हैं उसको, कंपनी वॉज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ मनीला फाइबर। कंपनी क्या बनाती थी, फाइबर बनाती थी, मनीला नाम का मनीला फाइबर बनाती थी। कंपनी वॉज द मेकर ऑफ मनीला फाइबर।
कंपनी वाज मेकर ऑफ मनीला फाइबर। तो मनीला फाइबर बनाने का काम करती थी कंपनी। इट वाज फाउंड दैट द ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट वाटर वाज नॉट प्रॉपर। हुआ क्या कि वहां पर एक सिस्टम ये था कि जैसे जब आप फैक्ट्री ओपन कर देते हैं तो आपको फाइबर बनाने जानते हो ना, पानी बहुत खराब होता है। तो पानी जो खराब होगा उस एफ्लुएंट वाटर का ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसको फ्रेश वाटर बनाया जाएगा। फॉर दैट पर्पस ए नंबर ऑफ मशीनरी वाज यूज्ड। जब पॉल्यूशन का लेवल चेक किया गया उस पानी में तो उसका पॉल्यूशन का लेवल ज्यादा मिला। कंपनी से जब पूछा गया उन्होंने कहा साहब वी हैव एक्चुअली यूज्ड ऑल द प्रेस्क्राइब्ड मेथड्स। अब ये क्यों ज्यादा है हमें नहीं पता है, हमने तो सारी मशीन्स लगवा दी हैं। तो ऊपर से तो दिख रहा है कि सारी मशीन ठीक है, बट अंडरग्राउंड इट वाज फाउंड दैट क्लिंग वाज, क्या कहते हैं ये, क्या कहते हैं उसको, जो उसका बम्पर था ना, तो वो, सॉरी, जो पाइप रहती ना, उसमें बहुत सारी जो अलग अलग जो ट्रैश है वो चिपक गए थे। तो बम्पर वॉज क्लिंग्ड ऑन द पाइप। यहाँ से पानी वानी आता था, फैन जो चलता था ना, फैन पर ही ढेर सारे ये ट्रैश चिपक गए थे, मिट्टी आ गई थी, जिसकी वजह से फैन चल नहीं पा रहा था और ट्रीटमेंट हो नहीं रहा था। कंपनी ने कहा साहब अब गड्ढा खोद के तो हम नहीं देख सकते थे, ऊपर से जो हो सकता था सो हो गया। उन्हें प्रोसिक्यूट किया गया। कोर्ट ने कहा गड्ढा खोद के देखें या न देखें, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एक्ट में कि हूसएवर कॉजेज वाटर पोल्यूशन शैल बी पनिश्ड। नोइंगली वर्ड यूज नहीं हुआ है। सो द कोर्ट इज यूजिंग द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी डॉक्ट्रिन इन पोल्यूशन केसेस ऑल्सो। देख रहे हैं ना आप कहां कहां कोर्ट यूज कर रही है। बस इतना सिर्फ लिखते जाइए क्योंकि आपको उतना याद रहेगा नहीं। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केसेस में कोर्ट केसेस के नाम थोड़े से ध्यान रखिएगा और किन किन टॉपिक्स में इसका यूज किया गया, किन किन एरियाज में। तो जैसे आपने देखा कि वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर में इसका यूज किया गया, किसका, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कोर्ट। किसके लिए, टू प्रिवेंट द इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग। फिर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन में इसका यूज किया गया, अल्फा सेल लिमिटेड वर्सेस वुडवर्ड के केस में। यहां तक हो गया। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इतना पॉइंट लिखते चले जाना है, क्योंकि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पर अगर आता है तो इंग्लिश लॉ के कुछ केसेस लिख सकते हैं जो जितने याद रह सके। तो जैसे ये कुछ कुछ तो याद हो जाएंगे, तीन चार तो याद हो ही जाएंगे। आर वर्सेस प्रिंस, आर वर्सेस टॉलसन, वार्नर वर्सेस मेट्रोपॉलिटन, शिराज वर्सेस वुडवर्ड, है ना, ये सब कुछ तो याद हो जाएंगे। फाइनली एक और केस का नाम लिख लीजिए, इन हार्डिंग वर्सेस प्रिंस। ऐसे लिखिएगा, हाउएवर इन हार्डिंग वर्सेस प्रिंस, इन हार्डिंग वर्सेस प्रिंस द कोर्ट refused to apply the strict liability doctrine in the cases in the cases in the cases where where there was mere duty was imposed, where there was mere duty was imposed, mere duty was imposed, and the person
had no knowledge, had no knowledge, no knowledge about such duty. फैक्ट्स में बताता हूं क्या हुआ है. had no knowledge about such duty. फुल स्टॉप दे के आगे लिखो. In this case the court had, in this case the court had differentiated, differentiated, differentiated between, differentiated between the absolutely forbidden act, the absolutely forbidden act, the absolutely forbidden act, absolutely forbidden act and the duty imposed. आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे मालूम है, अभी जब फैक्ट्स बताऊंगा तो समझ जाओगे. Absolutely forbidden act and the duty imposed. Absolutely forbidden act and the duty imposed. लिख पाए कि नहीं पहले मुझे ये बताओ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं. जल्दी बोलो, लिख पाए? क्या हो गया? शिवम, श्वेता, हाँ, हर्ष, और तो कोई नहीं है. पीयूष. बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा तेज बोलने लगता हूँ. देखो इसके फैक्ट समझ लो, बात खत्म करेंगे इसको, आसानी से समझो. कुछ है वह नहीं. जानते हो क्या हुआ? ब्रिटेन में एक लॉ है, रोड ट्रैफिक एक्ट. क्या है? रोड ट्रैफिक एक्ट. रोड ट्रैफिक एक्ट. देखो रोड ट्रैफिक एक्ट में ये लिखा हुआ है, सेक्शन उसका 22 है, उतना हमको याद करने की जरूरत नहीं. सेक्शन 22 में ये लिखा हुआ है कि इफ एनी एक्सीडेंट हैपन, if any accident takes place, the driver is duty bound, driver is duty bound to inform to the nearest police station within 24 hours of such accident. इसी सेम, जानते हो, यही सेम जो प्रिंसिपल है, इसी को फॉलो कर लिया गया है आपके भारतीय न्याय संहिता में. जो ट्रक ड्राइवर्स जो बेचारे अभी स्ट्राइक पर थे, वो इसी बात के लिए थे. और ये तो रोड ट्रैफिक एक्ट में तो वहां इसकी पनिशमेंट बहुत कम है. आपके यहाँ 10 साल की पनिशमेंट रखी गई थी. अगर कोई एक्सीडेंट करता है और मार डालता है, किसी को मर जाता है और वो इन्फॉर्म नहीं करता नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, तो 10 साल की पनिशमेंट रखी गई थी. तो इसी के अगेंस्ट सब खड़े हो गए थे. इन्होंने कहा साहब ये तो हमारे अगेंस्ट इनजस्टिस है. बहरहाल वो हम बाद में देखेंगे जब हम उस एक्ट पर आएंगे तब. अभी फिलहाल रोड ट्रैफिक एक्ट में सेक्शन 22 में ये लिखा हुआ था कि इफ एनी एक्सीडेंट टेक्स प्लेस द ड्राइवर इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फॉर्म द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन 24 आवर्स ऑफ सच एक्सीडेंट. नाउ व्हाट हैपेंड कि यहाँ पर एक क्या हुआ कि एक स्टेशनड व्हीकल था. व्हीकल था स्टेशन, स्टेशन मतलब रुका हुआ था. स्टेशन था, रुका हुआ था. इन मीन टाइम द ड्राइवर वाज, एक जो दूसरा ड्राइवर था, ड्राइवर वाज कैरिंग अ ट्रॉलर. ट्रॉलर कह लीजिए या एक मैकेनाइज्ड व्हीकल था. मैकेनाइज्ड व्हीकल. और उस समय का ये व्हीकल जो था, ये बहुत ज्यादा शोर किया करता था. इट वाज कॉजिंग ए लॉट ऑफ नॉइज. तो ये नॉइजी व्हीकल जो था, while it passed that stationed vehicle, जैसे ही
ये इस स्टेशन व्हीकल को पास करता है, इसको ओवरटेक करता है, तो इसमें आवाज तो खूब आ रही थी। अरे कभी देखे हो ट्रैक्टर से, देखे हो? जब हम देहरादून में से ट्रैक्टर हम खूब देखते थे, वहां बहुत खतरनाक ट्रैक्टर चलाते थे। हाँ कह दीजिए, 2 मिनट रुको हाँ। तो ये डैश एक्सीडेंट नहीं हुआ, इट वॉज नॉट ए डैश एक्सीडेंट, ये डैश नहीं था, ये डैश नहीं हुआ, इट वॉज मियरली जस्ट टच्ड, एक एट्रिशन हो गया, मतलब ये हल्का सा टच होके चला गया, जिसको हम कहते हैं एट्रिशन। एट्रिशन मतलब एक एक खरोंच लग गई, समझे? खरोंच लग गई तो इतना नॉइजी था ये कि ड्राइवर को पता नहीं चला और वो आगे बढ़ गए। तो जब पता ही नहीं चला तो कहां से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाते बताने के लिए? बाद में इन्हें प्रोसिक्यूट किया गया। तो इन्होंने कहा साहब मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट हो गया, इतनी नॉइजी व्हीकल मैं खुद चला रहा था, मुझे नहीं पता है कि एट्रिशन था, कोई डैश तो था भी नहीं कि सामने सामने से भिड़ जाते तो हमको पता चल जाता। डैश तो था नहीं, नहीं डैश नहीं था, ये सिर्फ क्या था, एट्रिशन हुआ। तो जब जब इन्होंने ये कहा कि, तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि देखो भाई ये कोई प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं था, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं था, गाड़ी चला रहा था, कोई प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं था। एट्रिशन हो गया तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक ड्यूटी इंपोज थी, मर्डर थोड़े किया है कि एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड एक्ट था, सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चला रहे थे, तो गाड़ी चलाना कोई प्रोहिबिटेड एक्ट नहीं है। उस दौरान अगर कोई ड्यूटी इंपोज की गई है, और ड्यूटी क्या है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो बता दीजिए जाकर के, तो अगर वो ड्यूटी इंपोज की गई थी तो ड्यूटी पता हो तब तो उसको परफॉर्म किया जाएगा। अगर ड्यूटी पता ही नहीं है तो ऐसे में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यूज नहीं किया जाएगा। सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, बताइए? अभी आज के लिए इतने पे ही रोकेंगे, क्योंकि कोई मेरा वेट कर रहा है। तो मैं अब इसको कंटिन्यू करूंगा अपनी अगली क्लास में, दोबारा से फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और कल, हाँ कल हम लोग मिलेंगे और पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? तो कल आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 20 क्वेश्चन होंगे, आपको उसको सॉल्व करने हैं 10-15 मिनट के अंदर, आधे घंटे क्लास होगी, टाइमिंग सेम वही होगी 6 बजे से।